स्वाभिमान की लड़ाई है क्षत्रिय समाज की। अब की बार क्षत्रिय समाज उसे वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा। इस लोकसभा के चुनाव में न राजनाथ सिंह की माने न योगी जी की माने, अब की बार तो जो है क्षत्रिय समाज उसे वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को चुनाव हराएगा। रही बात अग्निवीर की, आर्मी में तो क्षत्रिय समाज के बच्चे सबसे ज्यादा जाया करते थे और उसी भर्ती को जो उन्होंने 4 साल का कर दिया। 4 साल का करके बताइए बच्चा क्या तैयारी करेगा और 4 साल के बाद आने के बाद क्या अपना करेगा। उसे तो बस एक सुविधा मिलेगी, जब 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट होकर के आएगा तो इनकी जो गाजपा वालों की जो 2 गाजपा के हैं ना, अब इनकी जो कंपनियां खुलेंगी अंडानी की, अंबानी की, फलाने की, ढिमकाने की, ये 4 साल के बाद रिटायर होकर के उसमें बंदूक पकड़ के वहाँ उनकी नौकरी करेंगे। कार्ड बना दिया जा गए, तैयार करेगा उन्हें देश और नौकरी करेंगे वो प्राइवेट कंपनियों की। ये इनका इरादा। महंगाई भत्ता सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बढ़ा, किसान के लिए नहीं बढ़ा। गन्ने पे क्यों नहीं बढ़ रहा पैसा? गन्ने पे महंगाई क्यों नहीं हो रही? खाद में, बीज में, हर चीज में आज बीज देखो इतना महंगा बीज आ रहा है। 400, 800, 700 रुपए किलो के रेट आ रहे हैं। जो रेट फिक्स हैं, गन्ने का रेट फिक्स है 375 का रखा है, तो 375 पे 5% बढ़ाए। जब डीए बढ़ रहा है तो 1 साल में डीए बढ़ रहा है, 1 साल का जितना डीए बढ़ा 10% बढ़ा तो 8% तो बढ़े। कई सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें है नहीं कुछ भी। बेरोजगारी है, पूरी तरह से फैल रही है बेरोजगारी। कोई भी पेपर होता है उसमें बस वो लीक हो गया जी, पेपर खत्म, वो लेकर के बैठ गए। तो ये कई सारी चीजें हैं, नाराजगी है। क्षत्रिय समाज का अपमान करेंगे तो लिमिट तो है, एक सीमा तो होती है जब उबाल आएगा और वो समय आ गया है। इस बार उस सब का हिसाब चुकता हो जाएगा और बीजेपी को हरा के भेजेंगे। पूरे देश में वही हालत होने वाला। इस बार हमारे यहाँ मीटिंग हुई है 11 तारीख में, पूरा समाज उसमें था, सबने कसम खाई है प्रभु रीत सदा चली है, प्राण जाए पर वचन न जाए, सब उसी पर कायम है पूरा क्षेत्र। अच्छा, कोई भाजपा को वोट नहीं करा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। डीबी लाइव की टीम लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर, उत्तर प्रदेश के और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहा है ताकि आपको जमीनी हकीकत पता चल सके कि इस बार लोकसभा के 2024 के चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम मेरठ लोकसभा सीट पर हैं और मेरठ लोकसभा सीट का ये भगवानपुर गांव है जहां पर अभी हम मौजूद हैं। यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो बड़ी महापंचायत हुई थी ठाकुरों की, जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के माथे पर पसीना ला दिया था। और उसका असर कहीं ना कहीं हमने जो लोकसभा के अभी फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें जो उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें कहीं ना कहीं हमें वो देखने के लिए मिला। वोटिंग परसेंटेज गिरा है और उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बयान जो हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। 5 बार अब तक योगी आदित्यनाथ मेरठ यहां आ चुके हैं। आज भी उनका रोड शो था। आपको पता है कि एक तरह से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी ने यहीं से की थी, जब वो यहां पर आरएलडी के साथ यहां पर उन्होंने एक तरह से एक जनसभा यहां पर की थी। आज मायावती की भी यहां पर जनसभा थी और उससे पहले अखिलेश यादव भी यहां पर आ चुके हैं। ये ठाकुरों का गांव है जहां पर मैं मौजूद हूं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी, वो ठाकुर, वो क्षत्रिय समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हमेशा से, बीजेपी भी ये दावा करती रही, क्षत्रिय समाज भी ये दावा करता रहा, आखिर इस बार नाराजगी क्यों है, आखिर इस बार कसम क्यों उठाई गई है और क्या इसका असर जमीन पर वाकई में देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अंशुल तोमर है। तोमर जी, मुझे बताइए कि इस बार क्या वाकई में ये असर देखने के लिए मिल रहा है जो यहाँ महापंचायत हुई, इसके अलावा भी महापंचायतें हुई, हमने देखा कि उसका असर जो पहले फेज की वोटिंग हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहां देखने के लिए मिला, क्या दूसरे फेज में भी देखने के लिए मिलेगा? क्या अभी भी ठाकुर समाज नाराज है? अब की बार जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की लड़ाई है क्षत्रिय समाज की। अभी 7 तारीख में जो ननौता पंचायत हुई थी, ननौता वाली पंचायत में 3 लोकसभा की पंचायत थी, वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना। और 7 तारीख की पंचायत में ये डिसीजन लिया गया था कि अब की बार क्षत्रिय समाज उसे वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा। और बात यह है कि इस क्षत्रिय समाज ने हमेशा, जब सन 1985 में इस भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीट हुआ करती थी और सन 1985 से लेके 350 तक 2019 में यहाँ तक लाने का यदि किसी समाज ने काम किया तो वो सर्वप्रथम क्षत्रिय समाज ने काम किया। और ये तो सब इनकी सोच है, ये भाजपा नहीं रही है, गाजपा हो गई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बात चल रही है। ये जो मेरठ की धरती है, क्रांति धरा है,
किसी विश्वविद्यालय में जब पहली बार अब की बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे तो उस बैनर पर योगी जी का फोटो भी नहीं था। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया था उस विषय में पंचायत हुई थी। हमारे चौधरी समाज से कोई नाराजगी नहीं है। हम ये कह रहे हैं चौधरी समाज को यदि प्रधानमंत्री वो किसान नेता थे, यदि उन्हें भारत रत्न दिया गया बहुत अच्छी बात है, हमारी उस समाज से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन यदि इस प्रदेश का जो मुखिया है वो योगी जी है और क्षत्रिय समाज जो अपना नेता मानता है वो योगी जी को मानता है, यदि उस बैनर पर से फोटो हटाया गया तो उसके बाद आप देख लीजिए दिन प्रतिदिन जो है पंचायतों का दौर बढ़ता चला गया। और ननौते वाली पंचायत का असर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना सीट पे इस प्रकार पड़ा कि वहां से अब की बार इन लोगों ने क्या काम किया, ये क्षत्रिय विहीन भाजपा बनाना चाहते थे, लेकिन अब की बार सभी क्षत्रिय समाज की बिरादरी ने इस प्रकार वोट दिया कि इनकी नानी याद इन्हें आ जाएगी। तो तमाम कोशिशें की गई हैं आप लोगों को मनाने की, अलग अलग अपने बड़े बड़े नेताओं को, जो क्षत्रिय नेता हैं, राजनाथ सिंह को भी पता चला कि वो भी शायद मनाने के लिए आए थे। अलग अलग जगह और मीटिंग्स हुई हैं, काफी दौर चल रहे हैं और इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी 5 बार यहाँ आ चुके हैं मेरठ में। तो क्या मनाना कोई कारगर साबित हो रहा है या अब की बार जो फैसला कर लिया, जो एक बार ठान ली वो ठान ली? ऐसा है, हमने भी एक बात कही थी कि योगी जी को क्षत्रिय समाज अपना नेता मानता है। ये चुनाव है लोकसभा का, ये चुनाव विधानसभा का तो है नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है। अब की बार क्षत्रिय समाज पूर्ण तरीके से योगी जी की पंचायत में भी गया, जो नाराज है वो भी गया, जो सहमत है वो भी गया, लेकिन क्षत्रिय समाज अब की बार योगी जी की भी मान्य नहीं, इनकी मानना का अब की बार 27 में इस लोकसभा के चुनाव में न राजनाथ सिंह की मान्य न योगी जी की मान्य। अब की बार तो जो है क्षत्रिय समाज उसे वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को चुनाव हराएगा। आखिर इतनी नाराजगी क्यों हुई है? आपको क्या लगा कि क्या पूरे तरीके से जो कैंडिडेट्स के टिकट काट दिए गए, जो बड़े नेता थे उनको साइडलाइन किया गया, उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी, क्या इसकी वजह से नाराजगी है या कुछ और भी वजह है? भाई आप एक सीधी सी बात है, गुजरात में 0 सीट है, महाराष्ट्र में 0 है, झारखंड में 0 है, छत्तीसगढ़ में 0 है, हरियाणा में 0 है और राजस्थान में मात्र 1 सीट है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ क्षत्रिय समाज को 2-2 टिकटें मिलती थी, उन 2 टिकटों में से 1 टिकट कुंवर सर्वेश सिंह, उनका निधन हो गया, वो टिकट पर ये समझिए आपके 55% बहुल्य क्षेत्र था, तो वो सीट तो पहले हारी हुई थी। गाजियाबाद की सीट जहां 5.5 से 6 लाख वोट क्षत्रिय समाज का है, 2009 से पहले भी और 2009 के बाद भी 2019 तक क्षत्रिय समाज का ही वहां टिकट रहा, क्योंकि क्षत्रिय समाज का वहां जो कैडर वोट है 5.5 से 6 लाख वोट वहां कम से कम है। यदि इन्हें 2024 में टिकट वहां काटना ही था तो क्षत्रिय समाज को टिकट देते। एक तरफ पिछली बार जो कैंडिडेट 5.5 लाख वोटों से गाजियाबाद वाली सीट पे चुनाव जीतता है, एक मुजफ्फरनगर वाली सीट पे जहां एक कैंडिडेट मात्र 5000 वोटों से चुनाव जीतता है, उसका टिकट तो सुरक्षित रखा जाता और क्षत्रिय समाज का टिकट काट दिया जाता। दूसरी बात, वाराणसी से पिछली बार मोदी जी चुनाव लड़े थे तो वहां 2.5 लाख की वोट पर ही 2.5-3 पर ही उनकी गिनती बंद कर दी गई। क्षत्रिय समाज का कैंडिडेट चुनाव लड़ा गाजियाबाद की सीट से, 5.5 लाख पे गिनती बंद हुई है। यदि इतनी बहुमत से जीतने के बाद भी क्षत्रिय समाज को अनदेखी करा जाएगा तो भाई क्षत्रिय समाज भी अब की बार भाजपा को अनदेखी करेगा। क्या कुछ मुद्दे भी हैं जो आपको लग रहा है जो वादे किए गए थे उन पर काम नहीं किया गया? क्या अग्निवीर जैसे मुद्दे या ये भी मुद्दे हैं क्या युवाओं के लिए? अग्निवीर का मुद्दा आप सबसे बड़ी चीज एक देखिए, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज के जो बच्चे थे भाई नौकरियां तो दे नहीं रहे, ना भर्तियां निकल रही। हमने अब तक ये तो सुना था, अब आप ये देखिए जो अभी 60 लाख बच्चों का जो फार्म भरा गया था उसमें कह दिया गया एक बच्चा जिसके पास पैसे भी नहीं है वो अपना दूसरे से मांग के तांग के, किसी का सेंटर कहीं है, किसी का सेंटर कहीं है, वो अपनी परीक्षा देने के लिए वहां जाता है और पता चल रहा कि साहब पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, चलो मानते कि पेपर लीक हो गया 1 जगह 2 जगह, मतलब कि इस बार इतनी बड़ी दुर्गति हुई, बच्चों का इतना शोषण हुआ कि 500-500 हजार रुपए में पेपर लीक है कि पेपर ले लो साहब, पेपर ले लो साहब। तो रही बात अग्निवीर की, आर्मी में तो क्षत्रिय समाज के बच्चे सबसे ज्यादा जाया करते थे और उसी भर्ती को जो उन्होंने 4 साल का कर दिया। 4 साल का करके बताइए बच्चा क्या तैयारी करेगा और 4 साल के बाद आने के बाद क्या अपना करेगा? उसको न शहीद का दर्जा मिलेगा अगर वो शहीद हो जाता है, न परिवार को कोई उसके शहीद होने के बाद कोई फायदा मिलेगा, न ही कैंटीन की सुविधा है उसके, यानी कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं यूज एंड थ्रो वाली बात है ये। उसे तो बस एक सुविधा मिलेगी, जब 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट होकर के आएगा तो इनकी जो गाजपा वालों की जो 2 गाजपा के हैं ना, अब इनकी जो कंपनियां खुलेंगी
अंडानी की, अंबानी की, फलाने की, ढिमकाने की, ये 4 साल के बाद रिटायर होकर के उसमें बंदूक पकड़ के वहां उनकी नौकरी करेंगे। गार्ड बना दिए गार्ड बना दिया जाएगा इन्हें। ये कुछ नहीं करें। 4 साल के बाद इन्हें मिलेगा क्या? मिलेगा एक गार्ड की नौकरी मिलेगी। तैयार करेगा उन्हें देश, और नौकरी करेंगे वो प्राइवेट कंपनियों की। ये इनका बार इरादा है। जी बिल्कुल। और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ गांव के प्रधान है, इसी गांव के आप प्रधान हैं। आप मुझे बताइए कि ये नाराजगी क्या पूरे समाज में नजर आ रही है? इस बार क्या सोचा है ठाकुर समाज ने? मैं परवीन तोमर, ग्राम प्रधान सिसोली। नाराजगी है, क्षत्रिय समाज में तो काफी नाराजगी है इस बार। नाराजगी के कारण है, जैसे अभी बात चल रही थी अग्निवीर की। मैं खुद एक्स-सर्विसमैन इंडियन आर्मी से हूं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डाल सकता हूं प्रकाश। थोड़ा सा जो हमारे सोल्जर्स हैं, 4 साल में हमारे सोल्जर्स को ये रिटायर करके भेज दे रहे हैं। 4 साल में ना तो वो बूढ़ा हो रहा है, 4 साल में ना उसकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। उसका जाकर के 1 साल 1.25 साल तो उसका निकल जाएगा सिर्फ ट्रेनिंग में। इतने वो ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग पूरी करके जाएगा, फिर उसके बाद में वो अपने प्रोफेशनल के लिए जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग करेगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते करते उसका 2 साल हो जाएगा। 2 साल के बाद में वो छुट्टी उट्टी काटेगा, 2.5 साल 3 साल हो जाएगा उसका, और फिर वो पेंशन की तैयारी करने लगेगा। तो उसने हमारे देश की सेवा करने का उसे कहाँ मौका मिलेगा? क्या करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। आने के बाद में 4 साल के बाद में रिटायरमेंट है उसका, आने के बाद में वो कुछ नहीं कर पाएगा। अग्निवीर का जो किया है, बिल्कुल मैं खुद आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, तो हमें उस समय पे बोला जाता था कि 5 साल तक तो ट्रेनिंग है तुम्हारी, आज 4 साल में रिटायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या जवान ही बूढ़ा हो रहा है 4 साल में? अधिकारी क्यों नहीं हो रहे? ऑफिसर्स को भी तो वापस भेज दें 4 साल में। उनके लिए तो कोई ऐसे नियम नहीं है, उनके लिए तो अग्निवीर अफसर्स नहीं है, वो भी तो होने चाहिए। लेकिन सिर्फ जवान ही ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जाकर के, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे काम किए हैं, जो हमारे सैनिक दूसरे देश में जाकर के घुस करके वहां पूरा करके अपना सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा अंजाम दे करके फिर वापस आ गया, वो सैनिक नहीं रहा। उस पर कहां संदेह हो गया जो उसका रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है और उसको 4 साल के अंदर भेज दिया जा रहा है? तो ये सब सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो 4 साल के आने के बाद तो वो 100% सिर्फ एक गार्ड की ही नौकरी, जो ये अडानी अंबानी हैं, इनकी फैक्ट्री में इन्हें गार्ड की जरूरत है, तो उसके लिए इन्होंने ये प्रपोजल बनाया। और ये बाकी चला तो ये कुछ भी सकते, नोटबंदी कर दी, सुनना नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, किस किस चीजों पर डालेंगे। तो क्या मुद्दे हैं? क्या एक नाराजगी तो है क्षत्रिय समाज की, लेकिन उसके बाद क्या मुद्दे भी हैं आप लोगों के? क्या महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो कुछ हुआ, क्या ये सब भी मुद्दे हैं? क्या इनके बारे में भी आप सोच रहे हैं? महंगाई भत्ता होता है, आदमी जो सर्विस पर्सन का है, महंगाई भत्ता है, हर 6 महीने बढ़ता है। वो 4%, 2%, 3% जो भी बढ़ रहा है, सरकार के रूलिंग्स हैं जिसके अनुसार वो अपने जो भी निश्चित करते हैं। 6 महीने में बढ़ा, फिर 6 महीने में, 1 साल में 2 बार बढ़ गया, लगभग 8%, 10% जो भी बढ़ा। जब महंगाई भत्ता सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए बढ़ा, किसान के लिए नहीं बढ़ा, गन्ने पे क्यों नहीं बढ़ रहा पैसा? गन्ने पे महंगाई क्यों नहीं हो रही? खाद में, बीज में, हर चीज में आज बीज देखो, इतना महंगा बीज आ रहा है, 400, 800, 700 रुपए किलो के रेट आ रहे हैं। अभी मैं पीछे पता कर रहा था, सरसों का रेट, सरसों के बीज का रेट इतना हाई है, लेकिन बीज हाई है लेकिन बाकी नहीं, उसकी फसल उसी रेट जानी है। गेहूं का रेट वही रहेगा 2200 रुपए, जब से देख रहे हैं कितने साल हो गए 2200 रुपये है, वही चलता रहेगा। उसका क्यों नहीं बढ़ेगा? 10% जब इसका बढ़ा रहे हैं हम, तो 8% किसान का भी बढ़ा दे। जो रेट फिक्स है, गन्ने का रेट फिक्स है 375 का रखा है, तो 375 पे 5% बढ़ाए। जब डीए बढ़ रहा है तो 1 साल में डीए बढ़ रहा है, 1 साल का जितना डीए बढ़ा 10% बढ़ा, तो 8% तो बढ़े। तो कई सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें है नहीं कुछ भी। बेरोजगारी है, बुरी तरह से फैल रही है बेरोजगारी। कोई भी पेपर होता है उसमें बस वो लीक हो गया जी, पेपर खत्म, वो लेकर के बैठ गए। तो ये कई सारी चीजें हैं, नाराजगी है इसमें। बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल तोमर है।
अनिल, तो और मुझे बताइए, भगवानपुर गांव है। हाँ वो तो मुझे पता जी, है। जी, जी। तो आप मुझे बताइए कि आप इस बार, जाहिर सी बात है, हमें पता है कि क्षत्रिय समाज जो है वो नाराज है इस बार। नाराजगी अभी भी आपकी बरकरार है? जी बिल्कुल। क्या सोचा है आपने? आपकी सीट पर 26 तारीख को वोट होने जा रहा है, क्या सोचा है आपने? यहाँ 26 तारीख को वोट होने जा रहा है और क्षत्रिय समाज ने ये डिसीजन लिया है कि इस चुनाव में हम बीजेपी के खिलाफ जो जीतेगा, टक्कर देगा, उसको सपोर्ट करेंगे। और उसमें हमें यहाँ पे योगेश वर्मा टक्कर में दिखाई दे रहा और हम उसे एक तरफा वोट करेंगे। जी हाँ जी। योगेश वर्मा यानी कि सुनीता वर्मा जो उनकी पत्नी है। हाँ सॉरी, सुनीता वर्मा उसकी पत्नी है योगेश वर्मा की। हाँ जी हाँ जी। तो सुनीता वर्मा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? मैंने अभी यहाँ पर और भी लोगों से बात की और अदरवाइज भी हम सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जो क्षत्रिय समाज बीजेपी के साथ खड़ा रहता था उसने आज इस बार सबक सिखाने का सोचा है? और क्या आपको लगता है इसका असर पहले फेज की जो वोटिंग हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां सब भी क्या बीजेपी को उसका नुकसान हुआ है और क्या आगे आने वाली सीटों में भी उसको नुकसान होगा? अभी तक जो चुनाव हुआ है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, इन सीटों पर बीजेपी बुरी तरह हार रही है। और रही हमारी सीट की, यहाँ पे भी वही हश्र होने वाला है। रही क्षत्रिय समाज की सिचुएशन ये रही है, ये मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक क्षत्रिय समाज देश के मतलब अस्मिता के लिए और उसके रक्षा के लिए बढ़ चढ़ के आगे रहा है। और इतिहास में ऐसे भी प्रमाण हैं कि जब लड़ने में जो है जो क्षत्रिय लोग थे उनकी संख्या ऐसी भी हो गई थी कि 18 साल के आदमी दिखाई देने मुश्किल हो गए थे। और हाँ जी हाँ जी। और महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किए। आज जो ये बीजेपी के अदने से लोग हैं ये उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मुगलों को औरतें दी, रोटी बेटी का रिश्ता रखा, अंग्रेजों के साथ रखा। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ये क्षत्रिय समाज ने डिसीजन लिया है। ये मेरठ में ही नहीं, इस समय पूरे देश में है लगभग। और इस बार इन्हें उसका सबक मिल जाएगा, इस बार इन्हें आभास हो जाएगा। कल परसों हम देख रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हम 400 पार करेंगे। इस बार अभी एक हम विज्ञापन देखते थे पहले किसी वॉशिंग पाउडर का, तो उसमें ये होता था कि दाग ढूंढते रह जाओगे। हमारा मानना यह है इस बार बीजेपी के लिए सीटों की स्थिति ये रहेगी कि ये ढूंढनी पड़ेंगी और ये ढूंढते रह जाएंगे। भले ये कुछ मीडिया के लोग ऐसे हैं जो अभी भी उन चीजों को नहीं दिखा पा रहे, लेकिन वास्तविकता यही है, इस बार सबक मिल जाएगा। तो ना सिर्फ आपको प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं, टिकट्स तो दिए ही नहीं, बल्कि उस तरह के बयान भी आए जो कहीं ना कहीं बेइज्जत करने वाले थे। और हमेशा ये माना जाता है कि क्षत्रिय समाज के लोग जो हैं बड़े स्वाभिमानी होते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने आपके स्वाभिमान को ललकारा? बीजेपी में जैसे ये आपका कैराना से एमपी हैं, उनके लड़के ने भद्दे भद्दे बयान दिए, पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बयान दिए और महेश शर्मा ने नोएडा में उसी तरह के भद्दे बयान दिए। तो हम उसके विस्तार पर नहीं जा रहे, सबको मालूम है क्या चीज़ें वो बोल रहे हैं। लेकिन उस चीज़ से जो है मान लो अब तक फिल्मों में क्षत्रियों को दिखाया जाता था कि भाई ये इस तरह के जो खराब कारनामे होते थे वहाँ क्षत्रिय का मुखौटा दिखाते थे। कई बार हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई तो वो यूँ कहते थे कि भाई वो इसलिए दिखाया जाता है, यदि हम किसी बनिया को दिखा दें उसकी जगह तो हमारी फिल्म नहीं चलने वाली। लेकिन फिल्मों में चलो वो चल रहा था, अब ये समाज में भी इस तरह की बातें बोलने लगे। तो जब इस तरह से ये अपमानित सब बोलेंगे या क्षत्रिय समाज का अपमान करेंगे तो लिमिट तो है, एक सीमा तो होती है जब उबाल आएगा, और वो समय आ गया है। इस बार उस सब का हिसाब चुकता हो जाएगा और बीजेपी को हरा के भेजेंगे। पूरे देश में वही हालत होने वाला है।
तोमर जी, ये तमाम चीजें तो हैं ही, आपके स्वाभिमान की लड़ाई है और जिस तरह का बिहेवियर रहा, जो बयान रहे, वो सब तो हैं, लेकिन क्या मुद्दे भी हैं जिन पर आपको लगता है कि जो 10 साल का शासन रहा और जिन वादों के साथ ये सरकार आई थी, वो वादे सिर्फ जुमले बनकर रह गए? अभी देखते हैं हम, किसान से लेकर युवा से लेकर हर वर्ग परेशान है, सबको हमने सड़कों पर देखा, और मीडिया का हो सकता है बहुत बड़ा वर्ग इसको ना दिखाता हो, लेकिन हम जैसे मीडिया ने उसके दिखाया। क्या आपको लगता है वो मुद्दे भी हैं, जो क्षत्रिय समाज से अलग लोग भी हैं, वो भी इस बार नाराज हैं इस सरकार से? जब हम छोटे थे, हमने 10वीं पास करी थी, उस बार हमारे ऊपर एक भूत चढ़ा, बीजेपी से लड़ रहे थे हम, उनके लिए घूम गए कि भाई इनको वोट दे दो, अब क्या ये बीजेपी से हैं, हिंदूवादी पार्टी है। तो उस समय हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग ये कहते भाई ये तो सरमाएदारों की पार्टी है, तो किसान मजदूर को सबको खा जाएगी। तो वो चीजें देखने में अब धीरे धीरे सब आ गई, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग उनके साथ जुड़ गए। लेकिन इस 10 साल के शासन में जो पिछली सरकारों के बनाए हुए सरकारी संस्थान थे, इन्होंने अधिकांश बेच दिए। जो बचे हैं धीरे धीरे उनकी प्रक्रिया चल रही है बेचने की, और उसमें खेल ये होता है कि लाखों की चीज सैकड़ों में बिक जाती है और बीच में सब लेन देन हो जाता है। वो सारा पैसा पब्लिक का ही तो है जो गोलमाल हो रहा है, चाहे अडानी खरीद रहे हो, चाहे अंबानी खरीद रहे हो, चाहे उनके और दोस्त खरीद रहे हो, गिने चुने लोग हैं वो ही उस सबको खरीद रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है किसान की स्थिति ऐसी हो रखी है कि किसान का गुजारा होने को तैयार नहीं खेती से। किसान के बच्चे किसी सही स्कूल में पढ़ नहीं सकते, रोटी खाने को सही तरह की नहीं मिल सकती। लेकिन इन लोगों ने क्या, हर चीजें अब आप देख रहे हैं 5-4 साल में 10 साल में शेयर मार्केट बढ़कर कितने गुने पहुंच गए। लेकिन क्या है कि जहां पैसा केवल लाइजिंग से ही चल रहा है, वहां तो पैसा ही पैसा बढ़ रहा है, और जो यहाँ किसान की चीज है वो सब पिट रही है। किसान को उसकी लागत का पूरा नहीं मिल पाता, वो नुकसान में जा रहा है। अगर किसान अगर प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है, तो फिर उसे आतंकवादी, उसे पाकिस्तानी, उसे जिहादी, उसे ये सब कह दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ जो हाँ में हाँ मिलाए सरकार की वही ठीक है? जो विरोध करता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र विरोध से ही पैदा हुआ है, तो अगर करें तो फिर उन सबको जो है जो भी बीजेपी का विरोध करे, उस सबको जो है वो आतंकवादी और दहशतगर्द ये सब कह दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? अभी दिल्ली में जो 3 कानूनों को लेकर आंदोलन चले, तो यहाँ पर जो है देखा गया वो झंडे बदल दिए गए, और बाद में वो चीजें सारी खुल के आई कि वो लोग थे जो मोदी जी के, अमित शाह जी के साथ उनकी फोटो पब्लिक में सोशल मीडिया पे वायरल हुई। पता लगा उसमें आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो जो है किसान आंदोलन को, मतलब कभी जाट कहते हैं, कभी उन्हें सरदार कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, उनको भी बांट ही रहे हैं। हाँ जी, उनको बांट रहे हैं। ये गलती हमारी भी है। अब जैसे चुनाव चल रहा है, उस समय किसान जो है बिखर जाता है, कोई बिरादरी के नाम पे, कोई क्षेत्र के नाम पे, किसी वजह से, और ये उस चीज का लाभ उठा रहे हैं। तो किसान तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। जो गिने चुने परिवार हैं पूंजीपतियों में, केवल वो ही मजा ले रहे हैं, बाकी किसान। अभी आपने जो प्रधानमंत्री ने जो अभी बयान दिया वो आपने सुना, मुसलमानों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, क्या आपको लग रहा है एक बार फिर से भटकाने की सियासत हो रही है, ताकि आप असल मुद्दों पर वोट न करके फिर से भावुक हो जाएं और फिर से आप बीजेपी को वोट करें? आपका मतलब जो तमाम जनता है जो वोट कर रही है, ये जब जब चुनाव आता है तब तक पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जिससे कि किसान ये भूल जाए कि जो उसकी दुर्गति हुई है पिछले 5-10 सालों में, और उसे भूल के फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्हें वोट कर दे। लेकिन अब किसान भी धीरे धीरे सारी चीजें समझ गया है, क्योंकि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब हम रहते तो सब साथ ही हैं। और जब चुनाव के टाइम पे मान लो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, अब एक बार 2 बार जब उन्हें देख लिया, तो अब ये तो नहीं है कि एक ही चीज को सदा देखते रहेंगे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे सामने बहुत कमजोर है, पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर हमें खतरा है तो चीन से है। चीन हमारे सामने मजबूत स्थिति में है, और चीन ने हमारा बॉर्डर पर बहुत सारा एरिया कब्जा भी रखा है। लेकिन अफसोस की बात ये रही है, जब पहले भी बहुत सारे सीमा पे विवाद चले, तो महीनों विवाद चले, और उस महीनों के विवाद में देश में ये पता नहीं लगा कोई प्रधानमंत्री भी है या नहीं है। जब वहाँ मान लो कई लोग हमारे मरे भी, हालांकि रक्षा मंत्री ने माना कि हाँ विवाद है, उन्हें सॉल्व कर लिया जाएगा।
तो गुफासी में एक आदमी निकला और उसने ये कहा ना हमारा कोई विवाद है, ना हमारा कोई झगड़ा हुआ है, ना हमारे यहाँ कोई टेंशन है, सब कुछ ठीक है। जो सब कुछ ठीक था तो वहाँ वो सब क्यों हो रहा था, क्यों लोग मर रहे थे? तो कुल मिला के ये है, इतना झूठा इस देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं है, आगे भी हो सकता है ना हो। तो कुल मिला के झूठ का सब बोलबाला हो रखा है और उस झूठ से इन्होंने जो है पब्लिक को गुमराह किया हुआ है, सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते। अभी क्या है कि जो प्रोक्टोरल बॉन्ड कौन से कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड कह रहे हैं जो, तो उसमें इतने बड़े घपले हुए हैं। इन्होंने जो है पूंजीपतियों से छापे मार मार के मतलब उनसे पैसा लिया, पहले लिया, फिर उन्हें जो है जेल का भय दिखा के फिर लिया, तो मतलब उनसे पैसा ले लेके और वो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक मुझे खुशी है तोमर जी के ये बात जो है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई चीज है या ये, क्योंकि शायद उसको बहुत कोशिश की गई कि वो चीजें आप लोगों तक ना पहुंच पाएं और उनको किसी तरीके से दबा दिया जाए, लेकिन ये पहुंच रहे हो, ये भी आप लोगों के लिए मुद्दा है और ये आप लोगों की समझ में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप एक बहुत जागरूक मतदाता हैं। अभी क्या है कि धीरे धीरे लोग सोशल मीडिया पे धीरे धीरे जानकारी हो रही है और वो अलग बात है, ये चैनल ज्यादा नहीं दिखा पा रहे। और मैं अभी देख रहा था एक दिन उसमें अखबार में छोटा सा कॉलम छपा था कि राफेल में जो दलाली हुई उसके मुकदमे चल रहे हैं। फ्रांस सरकार ये कह रही है कि भारत सरकार जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। तो मतलब कहने का ये है, यदि उसमें वो दलाली हुई तो उस दलाली का जिम्मेदार तो वो माना जाएगा जो वहाँ सौदा करने गया। अफसोस की बात यह है कि उसका सौदा जो किया था सीधे प्रधानमंत्री ने किया था और जो मनोहर पर्रिकर उस समय रक्षा मंत्री थे उन्हें भी इन्वॉल्व सौदे में नहीं किया। वो अलग बात है, उनके साइन हुए होंगे, वो चीजें रही होंगी। और जनता तो ये भी सोच रही है कि जब वहाँ इतने बड़े घपले हुए और आज मनोहर पर्रिकर दुनिया में नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं रही कि उस चीज को छुपाने के लिए वो सारी चीजें हो गई हों। तो अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मतलब लगभग आपको तमाम इश्यूज की बहुत समझ भी है और उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी है उस बात की। ये मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है, गांव भगवानपुर चट्टावन। जी, आप मुझे बताइए कि आप, जाहिर सी बात है आप लोग साथ में हैं, सब लोग नाराज हैं, इस बार क्या सोचा है आपने? नहीं, हमने तो जो समाज है, समाज का फैसला ही सर्वोपरि है। अच्छा जी, जो समाज ने कुछ सोच समझ के ही इस पर कदम बढ़ाया है, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं, हम तो किसान आदमी है, ठीक है ना। जो समाज के लोग जो आगे निकल के आए हैं वे कुछ सोच समझ के आए हैं, कुछ खामियां होंगी। क्या किसानों की हितैषी रही है सरकार? आप किसान हैं? नहीं, किसानों की तो हितैषी इतनी नहीं है। गन्ने का रेट, हम भी गन्ने के किसान हैं, गन्ने का रेट जो है 2 रुपए कुंटल के साल के हिसाब से भी नहीं बढ़ रहा। और इसमें सीधा सीधा और बहुत सारी ऐसी चीज हैं कि जो इन्होंने गन्ना विभाग बना के बैठाया हुआ है वो भी फैक्टरियों के हिसाब से चल रहा है। कि हम कोई बात रखते हैं तो हमारी बात नहीं मनती, फैक्ट्री की बात मनती है। कि हम कहते हैं कि हमारी पैदावार इस फसल से ज्यादा है, इस वैरायटी से ज्यादा है, वो गन्ना विभाग उस चीज को कहने को तैयार नहीं है फैक्ट्री से। तो इसका मतलब तो ये है कि सीधा सीधा फैक्ट्री राज है। तो ना सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है बल्कि मुद्दे भी इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान हो, युवा हो, कि वो परेशान है, वो हर वर्ग जो है वो परेशान है। इसलिए भी आपको लगता है कि इस बार आपने बदलाव की ठानी है? जी जी जी। और आपसे बात करना चाहूंगे, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? अनिल तोमर, गांव खेड़ की पट्टी। जी, इस बार हमारे यहाँ मीटिंग हुई है 11 तारीख में, पूरा समाज उसमें था, सबने कसम खाई है रघुरीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, सब उसी पर कायम है पूरा क्षेत्र। अच्छा, कोई भाजपा को वोट नहीं करेगा। ये क्यों कहा जा रहा है कि अभी आप लोग खामोश हो गए हैं या आपको समझा लिया गया है, या कुछ लोग तो कह रहे हैं डरा लिया गया है? क्या वाकई में ऐसा है? आपको लगता है क्षत्रिय डर जाएगा इनसे? क्षत्रिय डरता तो इतना बड़ा विरोध हमारे अध्यक्ष डेली पंचायत कर रहे हैं। परसों बुलंदशहर 2 पंचायत थी, कल अलीगढ़ पंचायत थी, डेली बाहर है ठाकुर पूरन सिंह, और पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध है, कोई नहीं डरा हुआ है, सबने मन बना लिया, कोई वोट नहीं देगा। क्या गाजियाबाद की जो सीट है, क्या उस पर भी आपको लग रहा है, क्योंकि इसी 26 तारीख को वहां पर भी चुनाव है, क्या उस पर भी आपको बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा? इन जो 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इन सब पर लग रहा है इस बार आपको असर देखने के लिए मिलेगा पिछली बार की तरह ही? गाजियाबाद वाली सीट पर नंदकिशोर पुंडरी जी लड़ रहे हैं, पूरे समाज ने फैसला किया है, उन्हें वोट देने का फैसला किया है। वहाँ जो है पूरा समाज उन्हें वोट करेगा, क्षत्रिय समाज। अच्छा,
कुंडेर जी को, बसपा से लड़ रहे हैं बसपा से लड़। जी। तो इस बार वहाँ आपने बसपा को सपोर्ट किया है वहाँ पर? हमने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, जहाँ कैंडिडेट भाजपा को हरा रहा है उसको सपोर्ट किया है। अच्छा। कोई पार्टी के लिए अध्यक्ष जी ने सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला है, जो कैंडिडेट फाइट में है उसे वोट करना है। जी। तो यानी कि आप समझदारी ये दिखा रहे हैं कि ये नहीं कि किसी को भी, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, हो सकता है कि अगर समीकरण बदलें और 24 घंटे में आपको लगे कि कोई और निकाल पा रहा है तो वो भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो फाइट में है भाजपा के उसको वोट करेगा क्षत्रिय समाज। जी। ये क्षत्रिय समाज का निर्णय है। ठीक है। तो यहाँ अभी हमने तमाम क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं उनसे हमने बात की, और एक नाराजगी ये तो है ही कि किस तरह से उनको टिकट्स नहीं दिए गए हैं, जिस तरह के बयान सामने आए हैं, जिस तरह का रवैया इस पूरी सरकार का रहा है, और इसके अलावा जो सरकार की पॉलिसीज भी रही हैं, चाहे वो अग्निवीर के मुद्दे को लेकर हो, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो, या और भी बहुत सारे इश्यूज जो रहे हैं जो राष्ट्रवाद से भी जुड़े हुए हैं, उन सब मुद्दों पर भी नाराजगी है। और उनको ये लगता है कि इस बार उस कैंडिडेट को वोट करेंगे जो बीजेपी को हराएगा। और अभी हम जब यहाँ पर बात कर रहे थे कुछ लोगों से, ये कार जी अच्छा नहीं, उनसे तो मैंने बात कर ली। तो ये कार गुजर रही थी, ये रुके, हमने सोचा उनसे भी बात कर लें। वोट से देंगे। अच्छा, सच्ची बात है मैडम। अच्छा, बिल्कुल, जो भाजपा को रखा उसे वोट देंगे हम। तो आप किसी पार्टी से हैं या समाज से, राजपूत समाज से, हम जो भाजपा को हराएगा उसे वोट देंगे। तो आप युवा हैं, युवाओं ने ये सोच लिया है पक्का? युवा नहीं, ये बाहर आया राजपूत तो का वोट देगा नहीं, साइकिल को वोट देगा। अच्छा। पीछे भी आप लोगों ने भी यही सोचा है? अच्छा, ये किसी का भी नहीं है, मुझे लगा मुझे दाढ़ी आई है शायद। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एक मत से लोगों ने ये सोचा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। और यहाँ इस सीट से उनको लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं सुनीता वर्मा, वो यहाँ पर टक्कर दे रही हैं अरुण गोविल को। और अरुण गोविल को लेकर और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो बाहरी हैं, उनका राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ एक किरदार निभाया राम का। और क्या उस बिना पर, सिर्फ किरदार निभाने की बिना पर, क्या लोग वाकई में उनको वोट कर देंगे? और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे जिता दीजिए और मुद्दे तो बाद में हम तय कर लेंगे। तो इस तरह के कैंडिडेट को अति आत्मविश्वास में क्या भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है? क्या उनको लगता है कि मोदी और अमित शाह के नाम पर, और खासतौर पर मोदी के नाम पर, किसी भी कैंडिडेट को उतारे और उसको जिता लिया जाएगा? क्या इस बार के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा समाज का वर्ग है क्षत्रिय समाज, जिसकी नाराजगी खुलकर सामने आई है और उसने सबक सिखाने की ठानी है।